नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 10 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहला राइट टू हेल्थ से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे वंदे मातरम से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है वो हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित आर्टिकल है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट टू हेल्थ के बारे में है। राइट टू हेल्थ आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर बोलते हैं, देखो इस साल दिसंबर में ना 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, 11-12 दिसंबर को नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स और 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर। यूपीएससी प्री में डेट्स वगैरह देखो आमतौर पे नहीं पूछती है, मतलब पास्ट रिकॉर्ड तो यूपीएससी का ये है कि इस प्रकार की डेट्स कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है यूपीएससी नहीं पूछती है। तो राइटर बोलते हैं, देखो एक तरफ ह्यूमन राइट्स, दूसरी तरफ यूनिवर्सल हेल्थ राइट्स और बीच में है ये कन्वेंशन। मतलब समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक तरफ ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को और 12 दिसंबर को क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और बीच में क्या है? बीच में है नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स। समझ गए? मैसेज क्लियर है। ये जो सैंडविच बनाते हैं ना राइटर, मैसेज क्लियर है। हेल्थ सिर्फ देखो सर्विस नहीं है बल्कि हेल्थ ह्यूमन राइट है। ये जो कन्वेंशन है ना जो 11 दिसंबर को है, नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स, इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है जन स्वास्थ्य अभियान। कौन? जन स्वास्थ्य अभियान। ये अभियान है। ये जो अभियान है ना जन स्वास्थ्य अभियान, ये देखो 20 स्टेट्स के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है जो पिछले देखो 25 सालों से हेल्थ राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। जो पिछले 25 सालों से हेल्थ राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और इस साल ना इनकी 25वीं एनिवर्सरी है। तो ये जो कन्वेंशन आयोजित की जाएगी ना, नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स, इस कन्वेंशन में देखो 400 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट मिलेंगे। एजेंडा सिंपल है, कोविड-19 की जो महामारी आई थी उससे सबक लेना और इंडिया के हेल्थ सिस्टम में उसी हिसाब से बदलाव लेके आना। कल को कोविड जैसी महामारी आती है तो इंडिया पहले से तैयार रहे। इसके बाद राइटर आते हैं कोर इशू पे जो इस आर्टिकल में है। कोर इशू क्या है? कोर इशू है प्राइवेटाइजेशन की प्रॉब्लम। देखो गवर्नमेंट आजकल ना पीपीपी मॉडल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपको लगेगा ठीक तो है, मतलब प्राइवेट भी हेल्थ सेक्टर में आएगा तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन देखो रियलिटी अलग है। आर्टिकल कहता है मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स प्राइवेट प्लेयर्स को ना हैंडओवर किए जा रहे हैं और इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने वाली हैं। नीति आयोग ने ना एक मॉडल प्रपोज किया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से लिंक कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से लिंक कर दिया जाए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है प्राइवेट प्लेयर का जो मोटिव होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। अगर देखो सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथ में चला गया तो गरीब आदमी कहां जाएगा, आप बताइए। आर्टिकल कई सारे राज्यों में ना मूवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मुंबई में, एमपी में, गुजरात में, वहां पे ना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ना पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है वो डिसमेंटल हो रही है। पब्लिक हेल्थ सर्विस का जो स्कोप है वो घट रहा है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। देखो जब हेल्थ का कॉमर्शलाइजेशन हो जाता है ना तो वो फिर हेल्थ राइट नहीं रहता, वो हेल्थ एक कमोडिटी बन जाता है कि हाँ भाई इसे परचेज कर लिया जाए, वो फिर सर्विस नहीं रह जाता। जबकि हेल्थ तो एक नोबल सर्विस होनी चाहिए। डॉक्टर और टीचर का जो काम है आपको पता है नोबल काम होता है। तो ये पहला प्रॉब्लम राइटर ने बताया कॉमर्शलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन पे अटैक करते हैं राइटर। फिर दूसरी बात राइटर बोलते हैं अनरेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर। मतलब देखो इंडिया में ना प्राइवेट हेल्थ केयर जो है आपको भी पता है बहुत फल फूल रहा है, बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आई है हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। लेकिन क्या कोई अंपायर या रेफरी है जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेक करे? देखो टेक्निकली कह सकते हैं कि यस अंपायर है,
बोलने को बोल सकते हैं 2010 का एक एक्ट है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कार्यप्रणाली को रेगुलेट करता है। लेकिन देखो ये जो एक्ट है ना 2010 में बना था ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लगाम लगाई जा सके, रेट्स स्टैंडर्डाइज हों। बट हेल्थ जो है वो 7वें शेड्यूल में ना स्टेट सब्जेक्ट है। कई स्टेट्स ने इसे लागू ही नहीं किया और कई स्टेट्स ने इसे बहुत वीक तरीके से लागू किया। तो कहने को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, लेकिन कई सारे राज्यों ने इसे लागू नहीं किया और कई सारे राज्यों ने लागू किया तो बहुत कमजोर तरीके से लागू किया। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है ओवरचार्जिंग। कोविड के दौरान हम सब ने देखा किस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत ओवरचार्ज करते हैं, छोटी सी चीज का इतना ज्यादा पैसा लेते हैं। दूसरा, अननेसेसरी प्रोसीजर। स्पेसिफिकली आप सी सेक्शन देख लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हो भी रही हो मदर की तो सी सेक्शन कर देते हैं डॉक्टर्स ताकि इससे पैसा ज्यादा बने। WHO ये कहता है सी सेक्शन रेट जो है सिर्फ 10 से 15% होना चाहिए, 10 से 15%। बट देखो इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये नंबर जो है ना 40 से 50% तक का है। 40 से 50% मदर्स का सी सेक्शन से डिलीवरी होती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ऑपरेशन से ज्यादा पैसा बनता है। तीसरी प्रॉब्लम राइटर बोलते हैं, पहली ओवरचार्जिंग, दूसरी अननेसेसरी प्रोसीजर्स, और तीसरी प्रॉब्लम राइटर बोलते हैं पेशेंट राइट्स का वायलेशन। डेड बॉडी कई बार रिलीज नहीं की जाती। जब तक बिल नहीं पे करोगे डेड बॉडी हम नहीं रिलीज करेंगे। जब तक फॉर्म नहीं भरोगे, जब तक पैसा नहीं दोगे हम भर्ती नहीं करेंगे। तो ये जो कन्वेंशन होगी ना, जिसे जन स्वास्थ्य अभियान ऑर्गेनाइज करेगा, नेशनल कन्वेंशन जो 11 दिसंबर से स्टार्ट होगी, ये कन्वेंशन मांग करेगी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट है ना वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, और जो पेशेंट चार्टर ऑफ राइट्स है, पेशेंट चार्टर ऑफ राइट्स, उसका देखो सख्ती से पालन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए प्राइसिंग में। समझ गए? और देखो अब बात करते हैं पैसों की। देखो यूनियन बजट में ना हेल्थ एलोकेशन कितना है? सिर्फ 2% ऑफ बजट, 2% ऑफ जीडीपी। एनुअल पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग कितनी है? सिर्फ $25 पर कैपिटा। सरकार सिर्फ $25 स्पेंड करती है हेल्थ पे, लगभग 2,000 रुपए पर पर्सन। अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये देखो बहुत ज्यादा कम है। जब देखो सरकार खर्च नहीं करती तो जनता को अपनी जेब से देना पड़ता है, और इंडिया में इसीलिए देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत हाई है। मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, कोई बीमार हो गया घर में तो जेब खर्ची से पैसा निकाल के हेल्थ पे खर्चा करना पड़ता है। इसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हर साल लाखों करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से। सरकार देखो वैसे आजकल इंश्योरेंस स्कीम्स पे फोकस कर तो रही है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, लेकिन आर्टिकल ये बोलता है कि इंश्योरेंस स्कीम्स में ना गैप है, क्लेम्स अलग है, रियलिटी अलग है। हमें देखो इंश्योरेंस मॉडल से शिफ्ट होके एश्योरेंस मॉडल बनाना होगा। ये बढ़िया लाइन है। हमें इंश्योरेंस मॉडल से शिफ्ट होके एश्योरेंस मॉडल बनाना होगा। आप बोलोगे सर एश्योरेंस मॉडल मतलब स्ट्रॉन्ग पब्लिक हॉस्पिटल्स। पैसा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को देने के बजाय सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने में लगाना चाहिए ताकि लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में बढ़िया इलाज मिल सके। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो कोविड-19 में ना हमने थाली बजाई थी डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए, याद है आपको? सबको याद है, सबने बजाई थी। लेकिन आर्टिकल कहता है देखो थाली से पेट नहीं भरता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन्हें देखो आज भी हम ना वॉलंटियर बोलते हैं, इन्हें एम्प्लॉय नहीं बोलते हैं हेल्थ सेक्टर में। इसलिए वॉलंटियर बोला जाता है तो इसलिए इन्हें काफ़ी लो वेजेस दिए जाते हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी इन्हें नहीं मिलती, सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन वगैरह और पीएफ वगैरह इनका नहीं कटता। इनके लिए वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। तो राइटर बोलते हैं देखो हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव है, फाउंडेशन है, इनको जस्टिस दिलवाना जरूरी है। एक बढ़िया हेल्थ सिस्टम तभी बनेगा जब वर्कर्स सिक्योर होंगे, वर्कर्स
को हम अच्छा पे करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। समझ गए? तो ये राइटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट राइटर बोलते हैं दवाइयों से संबंधित। दवाइयों से संबंधित देखो, एक घर का जो टोटल खर्चा है ना, कई बार 50% जो खर्चा है वो दवाइयों में निकल जाता है जब घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है। तो राइटर बोलते हैं देखो, आज भी 80% मेडिसिन ऐसी हैं जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। 80% मेडिसिन इंडिया में ऐसी हैं जिन पर प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी दवाइयां बेची जा रही हैं जो साइंटिफिकली जरूरी नहीं है, बस प्रॉफिट के लिए मिक्स हो गई हैं। और मेडिसिन पे देखो जीएसटी भी लगता है, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो ये 3 चीजें दवाइयों से संबंधित राइटर बोलते हैं। सरकार का देखो वैसे एक बढ़िया स्टेप है जन औषधि परियोजना, जिसमें सस्ती दवाइयां सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन देखो सप्लाई चेन इश्यूज हैं, तो कन्वेंशन ये डिमांड करेगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को फिर से रिवाइव किया जाए। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दवाइयां बनाएं, वो सस्ती दवाइयां बनाएंगी और फिर वो सस्ती दवाइयां पेशेंट्स को देंगी। तो इससे पेशेंट्स के ऊपर जो बर्डन है काफ़ी ज़्यादा कम होगा। हालांकि देखो यहाँ पे और भी पॉइंट्स आते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफिशिएंसी लेके आता है मार्केट में, वो रिसर्च पे बढ़िया फोकस करता है क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। पीएसयू में जो लोग काम करेंगे उनको सिर्फ सैलरी मिलेगी, उनका मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसलिए उनमें एफिशिएंसी कम आएगी, वो रिसर्च पे उतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करेंगे। हर कोई देखो सर्विस माइंडसेट से काम करता नहीं है ना कि इससे भला हो। बहुत सारी जनता ऐसी है जिनको सिर्फ सैलरी चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर वो उस मोटिवेशन के साथ काम करते नहीं है। इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर बढ़िया काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर बोलते हैं सोशल जस्टिस से संबंधित। राइटर बोलते हैं देखो, हेल्थ ना सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, हेल्थ सोशोलॉजी भी है। एक टर्म राइटर यूज करते हैं, इंट्रेंस्ड सोशल हायरार्कीज। इंट्रेंस्ड सोशल हायरार्कीज, इसका मतलब क्या है? अगर देखो आप दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, LGBTQ+ कम्युनिटी से आते हो या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आपको देखो हेल्थ को एक्सेस करना बल्कि और भी मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल्स में भेदभाव होता है। तो कन्वेंशन में ना, ये नेशनल हेल्थ कन्वेंशन जो होगी, इसमें एक स्पेशल सेशन होगा जेंडर और सोशल जस्टिस पे। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो, हमें ना इंटरसेक्टोरल स्ट्रेटेजी चाहिए। हेल्थ का मतलब देखो सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाना नहीं है, फूड सिक्योरिटी यानी न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट जिसमें पोल्यूशन वगैरह ये एड्रेस होता है, क्लाइमेट चेंज, ये सब देखो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर देखो हवा जहरीली है, जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, तो हॉस्पिटल बताओ कितना बचा लेंगे। इसलिए देखो होलिस्टिक जो अप्रोच है ना, वो जरूरी है। तो लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, ये जो नेशनल कन्वेंशन होगी 11 दिसंबर से, ये पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान हो रही है और इसका मकसद है एमपीज के साथ भी डायलॉग इस्टेब्लिश करना और पॉलिसी चेंज करवाना। तो पूरे आर्टिकल का देखो जो कोर है यानी निचोड़ है वो इसी बात पे है, हेल्थ केयर फॉर द पीपल नॉट फॉर द प्रॉफिट। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि पूरे देश की जितनी जीडीपी है ना, उसका 2.5% हमें हेल्थ पर खर्च करना होगा, जैसा कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने बोला था। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होना चाहिए और प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करो वाया पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो ये सब चीजें हमें करनी होंगी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वंदे मातरम डिबेट के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? देखो इस साल ना वंदे मातरम के 150 साल कंप्लीट हो रहे हैं और पार्लियामेंट में ना इसको लेके एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। क्या कंट्रोवर्सी है? मेनली देखो इस आर्टिकल में ना 5 डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन यानी वंदे मातरम का ओरिजिन क्या था, वंदे मातरम ये जो गाना था कैसे ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट एक नेशनल वार क्राई बन गया, फिर कंट्रोवर्सी जानेंगे 1937 की, करंट क्लैश क्या चल रहा है पार्लियामेंट में वो भी डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में वे फॉरवर्ड। सबसे पहले देखो बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। वंदे मातरम का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1870s में ना एक महान राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
उन्होंने एक गीत लिखा था 1875 में, 1875 में। लेकिन देखो ये पब्लिकली फेमस हुआ उनकी नोवेल आनंद मठ के थ्रू। आनंद मठ में इन्होंने इस गीत को जगह दी, तब ये जो नेशनल गीत था बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और आनंद मठ कब पब्लिश हुई थी? 1882 में, 1882 में। और आनंद मठ में क्या है, क्या किस कंटेक्स्ट में ये जो आनंद मठ नोवेल है ये पब्लिश हुई थी? देखो, जो आनंद मठ नोवेल है ना, ये नोवेल सन्यासी रेबेलियन पर बेस्ड है। और ये जो रेबेलियन हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, ये 18th सेंचुरी में हुआ था, 1770s में हुआ था। स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये बंगाल में हुआ था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। वहां पे ना एक भयंकर अकाल आया था, फेमीन आया था। तो उस नोवेल में ना, आनंद मठ में सन्यासियों ने ना गीत गाए, उनका कैसा रहन सहन था, कैसी दिनचर्या थी, और मदर इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर रहे थे। तो उन सब चीजों को जगह दी गई है, उन सब चीजों के बारे में लिखा गया है, सन्यासियों के बारे में लिखा गया है आनंद मठ में। वो सन्यासी एक मठ में रहते हैं जिसका नाम था आनंद मठ, और वो मदर इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गीत गाते हैं जिसका नाम है वंदे मातरम। गीत पहले लिखा गया था लेकिन फेमस हुआ 1882 में, 7 साल बाद, जब आनंद मठ में इस गीत को जगह दी गई थी। तो ये जो वंदे मातरम है, ये देखो संस्कृत और बंगाली का मिक्स है एक प्रकार से। और पहला जो लाइव परफॉर्मेंस हुआ वंदे मातरम का, वो 1896 के कांग्रेस सेशन के दौरान हुआ। और पता है किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद गाया था ये गीत 1896 में कांग्रेस सेशन में। तो ये पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था इस गीत का। अब देखो ये गीत वायरल कैसे हुआ, वंदे मातरम? 1905 का टाइम था। 1905 का टाइम था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जो पार्टीशन था वो अनाउंस कर दिया था। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। और उस वक्त देखो वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं था, ये रेसिस्टेंस का एक नारा बन गया था। हर कोई रेसिस्ट करने के लिए वंदे मातरम बोलता था। तो वंदे मातरम ने ना हमारे देश की उस समय की डाइवर्स सोसाइटी को बहुत एकजुट कर दिया। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, अमीर है, गरीब है, सबको इस गीत ने ना एकजुट कर दिया। और ब्रिटिशर्स से इतना डर गए थे वंदे मातरम से कि उन्होंने इस स्लोगन को, इस गीत को बैन कर दिया। तो ये उस समय दबदबा था वंदे मातरम का। लेकिन फिर आता है समय 1937 का। 1937 का। तो आज की जो कंट्रोवर्सी की जड़ है ना, वो 1937 के कांग्रेस सेशन में है। 1937 के कांग्रेस सेशन में ऐसा क्या हुआ था? देखो 1937 के कांग्रेस सेशन में ना ये डिसाइड हुआ था कि वंदे मातरम के पहले 2 जो स्टेंजास है ना वो गाए जाएंगे, बाकी नहीं गाए जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है आपके मन में आएगा, ऐसा क्यों? आप ध्यान से सुनिएगा। देखो वंदे मातरम जो ओरिजिनल पोयम है ना वो लंबी है। अब पहले 2 स्टेंजास में ना मदर इंडिया की जो ब्यूटी है वो डिस्क्राइब्ड है। जैसे सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम मतलब क्या? वाटर। सुजलाम मतलब वाटर, सुफलाम मतलब फ्रूट्स, मलाइजा शीतलम मतलब ठंडी हवा। समझ गए? तो यहां पे ना मदर का मतलब मातृभूमि है। लेकिन देखो बाद के स्टेंजास में ना इमेजरी थोड़ी चेंज होती है। वंदे मातरम अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, 2 स्टेंजास के बाद में जो इमेजरी है, जो लाइंस हैं, वो चेंज होती हैं। वहां पे मदरलैंड को ना हिंदू गोडेस के साथ में, मतलब दुर्गा लक्ष्मी से कंपेयर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाइंस क्या है? तवम ही दुर्गा दशा प्रहारना धारिणी, मतलब ऐसी लाइंस हैं। तो देखो राइटर ये बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ये था 1937 में कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। देखो जो मोनोथिस्टिक रिलीजन होते हैं ना, जैसे इस्लाम, अब उन रिलीजन्स में ना आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जो है वो बैन होती है, प्रोहिबिटेड है। अब मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हम जो माता है, गोडेस है, उनकी पूजा नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन ये निकाला था उस समय 1937 के कांग्रेस सेशन में पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद ने, इन सब ने ना रविंद्रनाथ टैगोर से एडवाइस ली थी। और टैगोर ने ये बोला था कि चलो ठीक है, मुस्लिम्स को दिक्कत है इससे, तो पहले जो स्टेंजाज है ना वो प्योरली सेकुलर हैं, वो मदर इंडिया को काफ़ी
काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हैं। तो शुरुआत के वंदे मातरम के जो 2 स्टैंजास हैं ना, आप वो उठा लो, बाकी छोड़ दो। बाकियों में हिंदुइज्म की झलक देखने को मिलती है, माँ दुर्गा से, लक्ष्मी से कंपेयर किया जाता है मदर इंडिया को। तो अक्टूबर 37 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने यूनिटी मेंटेन करने के लिए सेकुलर स्टैंजास को नेशनल सॉन्ग बनाया था। फिर देखो आजादी के बाद क्या हुआ। आजादी के बाद में 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का लास्ट सेशन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम को इक्वल स्टेटस मिलेगा एज ए नेशनल सॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो इसने फ्रीडम स्ट्रगल में ना हिस्टोरिक रोल प्ले किया था। तो ये डिस्टिंक्शन क्लियर रहना चाहिए कि नेशनल एंथम कौन सा है, जनगण मन, और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, लेकिन स्टेटस इक्वल। अब आते हैं वापस आज के आर्टिकल पे, मतलब इतिहास हमने जान लिया। अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, 150वीं एनिवर्सरी वंदे मातरम की सेलिब्रेट हो रही है, लेकिन डिस्कशन में ना थोड़ी बिटरनेस आ गई। बिटरनेस कैसे आई? प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ना 1937 के सेशन में ना वंदे मातरम के जो स्टैंजास थे उनको कटवा दिया था। उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से ना मुस्लिम्स को अपीज करने की शुरुआत थी। इस चीज ने ना मुस्लिम लीग को बल्कि और ज्यादा स्ट्रोंग बनाया। इस चीज ने बल्कि पार्टीशन के बीज बो दिए। मुस्लिम लीग को लगा रहे यार ये तो हमारी हर बात मान लेते हैं, तो आगे उन्होंने बल्कि और ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, दोनों जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने कहा देखो हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट को ना इग्नोर नहीं कर सकते। उस वक्त प्रायोरिटी एकजुटता पर थी, देश को एकजुट रखना था, यूनिटी चाहिए थी, ना कि हमें डिवीजन चाहिए था। और कांग्रेस के लीडर्स ये बोले कि देखो आज के इश्यूज पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे जॉब्स, इकोनॉमी। हिस्ट्री पर हम कब तक टिके रहेंगे? और आर्टिकल का क्या व्यू है इस मुद्दे पर? राइटर कहते हैं देखो हिस्ट्री को ना कभी हमें वेपन के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री को कभी वेपन के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए। अब जैसे 2 भाई हैं, जैसे ए और बी, पास्ट में मान लीजिए वो लड़े हैं, अगर हमेशा वो पास्ट की बात करते रहेंगे तो कभी उनके बीच में दोस्ती होगी ही नहीं, वो आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे। तो नेशनल मूवमेंट का गोल था सबको साथ लाना, एकोमोडेशन। लीडर्स ने कॉमन ग्राउंड ढूंढा था उस समय ताकि हिंदू मुस्लिम साथ लड़ सकें। लाखों मुस्लिम्स ने वंदे मातरम गाया था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये फैक्ट हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम आज उस डिस्कशन को अपीजमेंट बोलेंगे तो हम कम्युनल डिवाइड जो है वो बढ़ा रहे हैं। पार्टीशन ने हमें ये दिखाया कि देखो देश की जो एकजुटता है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़ा भी एकजुटता देश की खतरे में आए तो पूरा देश इनस्टेबल हो सकता है। और आज ना हमें देखो सेकुलर आइडेंटिटी पे फोकस करना चाहिए। रिलीजियस आइडेंटिटीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो देश डेवलप नहीं कर सकेगा, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चिंगारी है, कभी भी आग लग सकती है इससे। तो कुल मिलाकर देखो यही बात है। आपका क्या व्यू है इस आर्टिकल के बारे में, आप भी बता सकते हो। कुल मिलाकर देखो लेकिन एक चीज़ तो है, इंडिया की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है ना वो है सोशल कोहेशन। पाकिस्तान जैसे देश देखो इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि डिवाइडेड हैं देश, मतलब एक धर्म के लोग होके भी डिवाइडेड हैं। हम तो इतने सारे धर्म, इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, फिर भी एकजुट हैं, और ये हमारी ताकत है। आपका क्या व्यू है आप भी बताइए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो गोवा ब्लेड से संबंधित है। मतलब गोवा के नाइट क्लब में आग लगी जिसकी वजह से 25 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से आर्टिकल को रिलेट करके देख सकते हो। आप देखो सोच के देखिए, एक नाइट क्लब का सीन है, जगह है आरपोड़ा, नॉर्थ गोवा, और क्लब का नाम अपने को क्या ही करना है, छोड़ो। लोग देखो नाइट क्लब में एंजॉय कर रहे थे, अचानक आग लगती है, रिजल्ट 25 लोगों की जान चली जाती है। अब देखो डायरेक्टोरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने ना एक टेक्निकल रिपोर्ट दी है। ये जो रिपोर्ट है ना ये बिल्कुल आंखें खोलने वाली है। इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि देखो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सीधा सीधा मैन मेड डिजास्टर है। कैसे? इस क्लब के पास में देखो कोई एनओसी नहीं था, फायर डिपार्टमेंट का कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था ही नहीं इस क्लब के पास में। एनओसी क्या होता है? एनओसी देखो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है,
और एनओसी सर्टिफाई करता है कि बिल्डिंग जो है वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करती है। बिना एनओसी के ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं होता बिजनेस फर्म्स के द्वारा, लेकिन यहां पे नाइट क्लब जो था वो बिना एनओसी के ऑपरेट कर रहा था। और फिर लोकल पंचायत ने ना इस स्ट्रक्चर को गिराने का नोटिस दिया हुआ था, मतलब क्लब को गिराने का नोटिस दिया हुआ था, लेकिन देखो किसी ने ना इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। और तीसरी चीज देखो, ये नाइट क्लब वाली जो बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग में वुडन पैनल्स और डेकोरेशन था। आपको पता है लकड़ी जो होती है बहुत ज्वलनशील होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। आग बिल्कुल मक्खन की तरह फैलती है जहां पे लकड़ियां ज्यादा होती है। और जो बेसमेंट था काफी पुअरली वेंटिलेटेड था, हवा आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब ज्यादातर लोग देखो इस नाइट क्लब में आग लगने से नहीं मरे, वो मरे हैं जो जहरीला स्मोक था उससे मरे हैं। ऑक्सीजन की एकदम से कमी हो गई और जो टॉक्सिक स्मोक था उसने पूरे बेसमेंट को घेर लिया। क्योंकि देखो वहां पे ना वेंटिलेशन नहीं था, वेंटिलेशन नहीं होता तो फिर आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और ये जो गैस है ना ये साइलेंट किलर होती है। लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर आग की चपेट में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये हादसे होते हैं। देखो राइटर बोलते हैं हिस्ट्री ना अपने आप को रिपीट करती है, लेकिन हम उससे सीख नहीं रहे हैं। गोवा में जो घटना हुई ये एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में एक पैटर्न आप देखोगे, जैसे तमिलनाडु में एक जगह है विरुद्धनगर, फेमस है विरुद्धनगर। यहाँ पे पटाखों की फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे पटाखों की फैक्ट्री में काफ़ी बार एक्सप्लोजन होता है। कोलकाता में स्टीफन कोर्ट फायर का हादसा हुआ, पुरानी जो बिल्डिंग थी वहाँ पे। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हाल ही में स्लीपर बस में फायर लगी थी। एक जोधपुर में, राजस्थान में भी घटना सामने आई थी। हॉस्पिटल्स में कोविड के टाइम पर काफ़ी सारे आईसीयूज में फायर लगने की घटना सामने आई थी। और देखो दिल्ली में तो ना 1997 की एक फेमस फायर ट्रेजेडी है, उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। दिल्ली में मूवी चल रही थी उस समय, उपहार सिनेमा में बॉर्डर आग लगी और 60 के आसपास लोग मारे गए थे। वहां भी देखो यही इश्यू था। जो एग्जिट ब्लॉक थे ना, एग्जिट वाला रास्ता था ना वो ब्लॉक्ड था, लोगों को ना भागने का एकदम से रास्ता नहीं मिला। आज देखो 2025 में हम खड़े हैं, आज भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे पैटर्न की ना एक ही थीम है, रेगुलेटरी जो इन्फोर्समेंट है ना वो वीक है। बिल्डिंग्स बन जाती हैं बिना एनओसी के, कोई देखता ही नहीं कि हाँ एग्जिट का रास्ता ब्लॉक है। अच्छे से हम रेगुलेशंस को इन्फोर्स नहीं करवा पा रहे हैं। रूल्स हैं लेकिन उन्हें लागू करवाने वाला कोई नहीं है। और देखो अगर हम थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉस की कमी है। हमारे देश में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 अच्छी कोड है। हर स्टेट का अपना अलग से फायर सर्विस एक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम जैसे हमने बताया इंप्लीमेंटेशन गैप। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ना फायर सेफ्टी जो है वो लो प्रायोरिटी एरिया है, ध्यान नहीं देते इस पे। जब तो कोई मरता नहीं है फाइल आगे बढ़ती नहीं है। और इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस। जब कोई हादसा हो जाता है तब जाके सरकार जागती है, इंतजार करती है। हमें चाहिए प्रिवेंटिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस हमें चाहिए। आर्टिकल ना एक बहुत पावरफुल फ्रेज यूज करता है, इकोसिस्टम वेयर वायलेशंस आर रूटीन। ऐसा इकोसिस्टम बन गया जहां पे वायलेशंस जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। करप्शन मतलब पैसे देके एनओसी मिल जाती है। मंत्री जी का फोन आया, ठीक है इंस्पेक्शन मत करो। ऑफिसर्स का जो रवैया होता है आलस वाला होता है, काम टालने की आदत रहती है, और स्टाफ को पता ही नहीं है कि चेक क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इकोसिस्टम है कि जहां पे वायलेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्म है। और गोवा स्पेसिफिक कंटेक्स्ट की हम बात करें, गोवा आपको पता है एक टूरिस्ट हब है। नाइट क्लब्स जो हैं खूब पैसा छापते हैं, और ये चीज ना बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे इलीगल क्लब चलते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है, पॉलिटिशियंस का फोन आ जाता है, इसलिए पुलिस वाले कुछ बोलते नहीं है, या फिर जो अथॉरिटीज वाले हैं कुछ करते नहीं है। तो अभी ना सरकार ने इस आरपोडा नाइट क्लब वाले केस में ना एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन सवाल यही उठता है क्या कोई बड़ा ऑफिसर जेल जाएगा? क्या पता नहीं था प्रशासन को ये इलीगल नाइट क्लब चल रहा है? और देखो यहां पे ना कौटिल्य का एक कोट है जिसकी बात राइटर बोलते हैं,
कौटिल्य ने यह बोला था, जब देखो स्टेट फेल होता है ना, तो मतलब वो अपना जो धर्म है वो निभाने में फेल हो रहा है। तो यहां पे वही केस है, सरकार जो है अपना धर्म नहीं निभा पा रही है। फिर राइटर सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कई सारे सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। मेनली 3 रिफॉर्म हैं। सबसे पहला रिफॉर्म टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है। मैं थोड़ा रिफॉर्म सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताता हूं। अरे ये बंद हो जाओ भैया, हाँ खाली पेज ले लेते हैं। पहला रिफॉर्म क्या है? पहला रिफॉर्म है टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी से संबंधित। मैनुअल इंस्पेक्शंस ना आप बिल्डिंग्स का बंद करो, फायर सेफ्टी ऑडिट रेगुलर होने चाहिए, और फाइंडिंग्स को ना एक पब्लिक ई गवर्नेंस पोर्टल पे डालो। ई गवर्नेंस का पोर्टल होना चाहिए, वहां पे डालो कौन सी बिल्डिंग का कब इंस्पेक्शन हुआ, क्या नतीजा निकल के आया। जनता को पता होना चाहिए कि जिस क्लब में वो जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। और आप ना जहां पे दिक्कत है वहां पे कम से कम नेमिंग और शेमिंग तो करो। जो कंप्लाई ना करे उसका नाम पब्लिक करो कि इसकी जो बिल्डिंग है वो कंप्लाइड नहीं है। बेसिक इतना तो कर ही सकते हो। दूसरी चीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो सेफ्टी सिर्फ सरकार का काम नहीं है। आप लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को, यानी पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को पावर दो। मतलब देखो ये जो म्युनिसिपैलिटीज है ना, ये लोकल लेवल पे ज्यादा अच्छा काम करती हैं। हालांकि कई बार इन पे भी आरोप लगते हैं कि बल्कि ज्यादा पैसा खा जाते हैं। और बिल्डिंग ओनर्स को ना इंसेंटिवाइज करो कि वो अपनी जो बिल्डिंग है वो एनओसी क्लियर करने के बाद ही बनवाएं। मतलब एनओसी मिले तभी वो ऑपरेट करें। इतनी हाई पेनल्टी लगनी चाहिए कि उनको लगे कि नहीं यार, ऐसा हम करेंगे, बिना एनओसी के चलाएंगे बिल्डिंग तो कोई फायदा नहीं है, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आप देखो फायर एग्जिट लगाते हो, फायर असिस्टेंट मटेरियल यूज करते हो, तो टैक्स में छूट दो। इस प्रकार से भी इंसेंटिवाइज किया जा सकता है और इससे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और ज्यादा बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे जो हाई रिस्क एस्टैब्लिशमेंट होते हैं ना, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, क्लब्स हैं, इनके स्टाफ को भी ट्रेन करो। उन्हें क्राउड मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि देखो जब आग लगती है ना तो पैनिक मच जाता है सभी लोगों में। वो पैनिक ज्यादा मारता है जितना कि आग मारे। अगर स्टाफ ट्रेन होंगे ना तो शायद देखो ये जो नाइट क्लब में हादसा हुआ उतने लोग नहीं मरते जितने मर गए। समझ गए? तो ये पूरा सजेशंस राइटर देते हैं। कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं देखो हमें ना एक फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए। वो फंडामेंटल शिफ्ट जानते हो क्या है? फंडामेंटल शिफ्ट है हमें ना ये चलता है एटीट्यूड को मारना पड़ेगा। चलता है, जब तक देखो ऑफिसर्स को डर नहीं होगा ना कि अगर आग लगी तो मेरी नौकरी जाएगी, तब तक देखो कुछ नहीं बदलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये वंदे मातरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।